हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 11 है आपकी हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम इंडिपेंडेंसी का फेज़ 1 पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ। इससे पहले हम चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ब्रिटिश का अराइवल, उनका फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना, 1857 का रिवॉल्ट, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मैसूर में कैसे टीपू सुल्तान लड़े, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट चैप्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के अंडर में जो इंडियन लोग सोल्जर्स की जॉब कर रहे थे वो भी ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे, तो उन्होंने भी रिवॉल्ट मतलब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो यहाँ से नॉर्मल लोगों को आइडिया मिल गया क्या कि जब इतने सारे लोग खड़े होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ट्राई कर सकते हैं तो हम भी इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ सकते हैं। तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ किस चीज़ का, इंडिपेंडेंसी का। अब इस चैप्टर में मेन क्या है, इस चैप्टर में मेन ये है कि इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होता है और कैसे कैसे इवेंट्स आगे जाते हैं। तो ये इवेंट्स थोड़े क्या हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब इन इवेंट्स को हम बहुत ईजिली समझेंगे, हम छोटी छोटी स्टोरीज़ को मर्ज करेंगे और उन्हें कनेक्ट करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश लाता है तो क्यों लाता है। एक्चुअली आपने जब बंगाल पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, तो आपने एक नाम सुना था, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। अब रॉबर्ट क्लाइव जो हैं रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो बंगाल प्रोविंस के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो ब्रिटिश क्राउन को टैक्स पे करती थी और ट्रेड यहाँ करती थी, ठीक है। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से इंग्लैंड वापस लौटे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कमाया हुआ था। अब वो उनके बारे में ब्रिटिश क्राउन को, मतलब ब्रिटिश के जो प्रिंस हैं या रानी है, क्वीन है, उन्हें जब इन्फॉर्मेशन लगी तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा बहुत ज़्यादा कमा रही है इंडिया से, ठीक है ना। और जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है लेबरों का, उससे नाम ख़राब हो रहा है इंग्लैंड का। और पैसा कमा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और टैक्स पे कर रही है कम, किसको, ब्रिटिश क्राउन को। तो ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, और बहुत सारे एक्ट्स 20-20 ईयर के गैप में, 20 ईयर 21 ईयर के गैप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉल्ट एक्ट, ऐसे एक्ट लाना स्टार्ट किया। इन एक्ट से क्या हुआ, इन एक्ट से दो चीज़ें हुई। एक तो जो एक्सट्रीमिस्ट फेस इंडिया में या जो रेडिकल्स इंडिया में जाग रहे थे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, उन पे शूट करने के लिए, अटैक करने के लिए, उनको दबाया गया। और दूसरी चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को भी कम किया गया। तो इतना आपने समझ लिया कि ब्रिटिश क्राउन का रोल भी है इंडियन इंडिपेंडेंसी में। कैसे है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ही है जो सबसे पहला पॉलिटिकल ग्रुप, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया इंडियंस को देगा। तो हम आगे को समझेंगे इस चैप्टर को। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बहुत सारी कंडीशंस आपको पता है, बुरा बुरा हो रहा था, ठीक। कॉजेज़ क्या थे, तो कॉज आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश क्राउन रिवॉल्ट 1857 को है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट 1857 के रिवॉल्ट के बाद जब ब्रिटेन की इमेज ख़राब होने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी पे डायरेक्ट पावर ब्रिटिश क्राउन का आ गया। और जब ब्रिटिश क्राउन का आ गया तो पूरे इंडिया में गवर्नर जनरल बनने लगे। पहले क्या प्रोविंसेस में होते थे, ठीक है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बन के आए। और अगर बंगाल का पूछेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है। बंगाल का अगर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है, और इंडिया का पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी लेबर्स के साथ जो कंडीशंस बुरी हो रही थी वो आपको पता है, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी चेंज कर रहे थे, एजुकेशन पैटर्न हमारा चेंज कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम आइडिया से ब्रिटिशर्स की तरह सोचें, कैथोलिक्स की तरह सोचें, अपना कल्चर हम धीमे धीमे छोड़ते चले जाएं। तो यहाँ से भी कुछ लोगों को लगा कि ये सही नहीं हो रहा है, तो ये भी रीज़न्स रहे रिवॉल्यूशन के। आगे क्या है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो रिवॉल्यूशनरी जो पीरियड है, तो उसी पीरियड में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ब्रिटेन भी अपनी फैक्ट्रीज़ इंडिया में लगा रहा था, और जब ब्रिटेन अपनी फैक्ट्रीज़ इंडिया में लगा रहा तो फैक्ट्रीज से
जो प्रोडक्शन है वो तेज़ हो रहा था। और इंडिया जो था वो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था, जैसे डलिया बनती हैं तो हाथ से बनती हैं, जो हाथ से घुमाने वाले पंखे होते हैं वो हाथ से बनते हैं, तो हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया। और जब फैक्ट्री से ये सारी चीज़ें बनने लगी तो हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ गड़बड़ हो गई। जो लोग छोटे छोटे कारखाने लगाए हुए थे उनके कारखाने फेल होते चले गए, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स की पावर यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगा। जैसे रेलवे में ब्रिटिशर्स के लिए सेपरेट जगह होती थी, इंडियंस थर्ड क्लास में जाते थे, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देने लगी। पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन हो रहा था, जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन उसी टाइम पे हुआ था, ठीक है ना, रशिया में रिवॉल्यूशन उसी टाइम पे हुआ था। तो जो लोग पढ़े लिखे थे उन्हें रिवॉल्यूशन का मीनिंग पता चला, रिवॉल्यूशन से इम्पैक्ट क्या आते हैं वो चेंज पता चला। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे आए जिनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती थी, तो हिंदू, अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, मराठा, और अगर फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात करें तो उद्दंड मार्तंड है, जो कलकत्ता से छपता था, पहला हिंदी न्यूज़पेपर है। नाम याद रखेंगे, उद्दंड मार्तंड, कलकत्ता से छपता था। उद्दंड मार्तंड का मतलब होता था उगता हुआ सूरज, द राइजिंग सन। तो वहाँ से न्यूज़पेपर, अब टीवी तो था नहीं, ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था कि आइडिया स्प्रेड हो, तो आइडिया स्प्रेड कहाँ से हुए? आइडिया स्प्रेड हुए न्यूज़पेपर से। लोगों तक जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपनी बात पहुँचाई कि कैसे क्या करना है, कैसे हमें चेंज लाना है, कैसे हमें कंट्री को बदलना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? स्टार्ट हुई, ठीक है ना। अब 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ था तो ब्रिटिशर्स घबरा गए थे, तो उन्होंने एक आर्म्स एक्ट लाया, ठीक है। उस टाइम पे लॉर्ड लेटिन थे, तो लॉर्ड लेटिन ने एक आर्म्स एक्ट लाया। उस आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन लाइसेंस के बिना गन नहीं रख सकता है, और वो एक्ट आज तक भी ज़िंदा है। इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हमने लिख डाली हैं, कुछ चीज़ें प्री ब्रिटिश टाइम की हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश टाइम की हैं, तो उन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स बोला जाता है। तो ये जो आर्म्स एक्ट है वो आज भी होता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? आज जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? कोई भी जो न्यूज़पेपर हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रेस और जो मीडिया थी उसकी इंडिपेंडेंसी को रोक लिया गया था, ठीक है ना। अब उसी टाइम पे क्या होता है, ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स के, वो इंडिया आए। उन्होंने इंडिया के जो टॉप लीडर्स थे, या जो समझदार थे, या एजुकेटेड थे, या हम ये भी कह सकते हैं रिचेस्ट लोग थे, उनसे मीटिंग की और उनको समझाया कि आप अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाइए जो पॉलिटिकली फेज़ में डिमांड करे ब्रिटिशर्स से कि हम गवर्नमेंट चला सकते हैं, हम ट्राई करें। तो कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में, ठीक है ना। सबसे पहले बॉम्बे में ये सारी मीटिंग लगी, तो इसको बॉम्बे का हम कांग्रेस का फर्स्ट सेशन बोलते हैं, जो 1885 में लगा। 72 लोगों ने इसमें पार्ट लिया, और इसमें हेड बने व्योम चंद्र बनर्जी। कौन बने? व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। तो इतना हमें याद रखना है। अब इसके बाद धीमे धीमे टाइम चलेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, तो आप डेली की स्टोरी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक दिन नॉर्मल होता है, एक दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो जो स्पेशल होता है वो हम याद रखते हैं। तो कुछ टर्म तक ये बहुत सही नॉर्मली चलता रहा, लेकिन 19 से स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे दो जगह पे ये कांग्रेस डिवाइड होने लगी। किन दो लोगों में? एक एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट्स में। मॉडरेट्स मतलब जो चेंज नहीं चाहते थे या जो लड़ना नहीं चाहते थे, जो आसानी से ब्रिटिशर्स को अपनी बात रख के उनसे पावर्स लेना चाहते थे। और एक फेज़ वो था जिन्हें ये पता था कि नॉर्मली बात करके कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। तो वो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ कहलाया गया। और जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में नहीं बात बनी तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए। तो इनको हम पढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ हम 1905 से 1918 तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मॉडरेट्स का फेज़ हम पढ़ते हैं 1985, मतलब जब से कांग्रेस बनी तब से 1905 तक मॉडरेट्स का फेज़ रहा। और जैसे ही बंगाल का डिवाइडेशन ब्रिटिशर्स ने किया तो मॉडरेट फेज़ से जो पावर आई वो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ पे आ गई,
ठीक है ना। उसके बाद 17 और 16 के टाइम पे गांधी आ गए, तो वो गांधीयन फेज़ कहलाता है। और फाइनल फेज़ जो है उसमें हम इंडिपेंडेंसी हमको मिल जाती है। तो इतना क्लियर है, आगे देखेंगे। देखिए मॉडरेट फेट्स के ये जो थॉट्स लिखे हुए हैं ये आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे मॉडरेट फेज वाले, बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, धीमे धीमे हमें गवर्नमेंट चलाना सिखाएंगे और वही हमको रूलिंग दे देंगे। मतलब जो मॉडरेट्स हैं वो ब्रिटिशर्स पर भरोसा कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमको गवर्नमेंट को चलाना सिखाएंगे, नए आइडिया सिखाएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे और फिर एक टाइम आएगा जब वो हमें हमारा सिस्टम दे देंगे और चले जाएंगे। ठीक है ना। और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? वो समझते थे कि ये कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ अलग है, वो बिल्कुल रशियन रिवॉल्यूशन के स्टार्ट पे पावर के साथ ब्रिटिशर्स को सप्रेस करना चाहते थे और इंडिपेंडेंसी को लेना चाहते थे। तो अगर मॉडरेट फेज़ के लीडर पूछे जाएंगे तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, व्योम चंद्र बनर्जी हैं। और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के लीडर्स को हम सब जानते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। और लाला लाजपत राय को ही हम पंजाब केसरी भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूज़पेपर निकालते थे एक केसरी नाम का। ठीक है ना। पंजाब लाहौर से बिलोंग करते थे जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है। और ये सब एक्सट्रीमिस्ट फेस हैं। ठीक है ना। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक, तो बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, जॉब्स छोड़ दी। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दिया गांधी ने किसी रीज़न पे, तो बहुत सारे लोगों को स्कूल कॉलेजेस नहीं मिले। तो फिर लाला लाजपत राय ने ही लाहौर कॉलेज खोला और लाहौर कॉलेज में ही बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी हमारे जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वहीं पे पढ़े और वहीं पे वो सारी मीटिंग्स हुई और वहीं से वो इतने बड़े रिवॉल्यूशनरीज़ इंडिया के लिए बने। ठीक है। राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रीमिस्ट का राइज़ कैसे हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने आपको बताया क्यों हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, अगर आप पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखेंगे तो आपको 3 या 4 प्रोविंस दिखाई देंगी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 प्रोविंस जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जहाँ से ही मोस्टली लीडर्स निकले। बंगाल क्या था? बंगाल ईस्ट और वेस्ट, अगर 2 डायरेक्शन हम बंगाल की करें तो एक पोर्शन पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, एक पोर्शन पे हिंदू मेजॉरिटी है। ठीक है ना। अब ये मेजॉरिटी दोनों मिक्स होकर यूनिटी बना रही थी, मतलब हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बन रही थी। यूनिटी बनने से ब्रिटिशर्स को थी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यूनिटी के साथ अगर आप लड़ेंगे तो आप सामने वाले को हमेशा हरा देंगे, और हम कहते भी हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहाना बनाया कि बंगाल बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरे 6-7 प्रोविज़न आते थे बंगाल में पहले। तो उन्होंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिम्स के नाम पे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं किया, उन्होंने बहाना बनाया कि बड़ा प्रोविंस है, संभालने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। और डिवाइड एंड रूल की थ्योरी अप्लाई की और पार्टीशन हो गया बंगाल का। अब बंगाल का जब पार्टीशन हो गया तो बंगाल के प्रोविंस अलग अलग कर दिए, तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, और कनेक्ट नहीं हो पाए तो जो रिवॉल्यूशन का आइडिया जो चल रहा था वो स्लो हो गया। ठीक है ना। उसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुए। बहुत सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के, इन्होंने ट्राई किया कि क्या हो कि हम लोगों को समझाएं कि हम इंडियन मटेरियल्स ही यूज़ करेंगे, ब्रिटिशर्स की चीज़ें भी यूज़ नहीं करेंगी। तो बहुत सारे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुए और स्वदेशी मूवमेंट चलते रहे काफ़ी टाइम तक, इनका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक चीज़ और हुई, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशंस। मुस्लिम्स में जो रिचेस्ट लोग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग किस टाइम पे बनी? तो उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो थे गवर्नर। ये नाम आपको बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन ज़रूरी है तो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो उस टाइम गवर्नर थे, मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग अंडरशिप में सलीमुल्लाह खान थे मेन लीडर, सलीमुल्लाह खान के लीडरशिप में मुस्लिम लीग बनी। अब मुस्लिम लीग क्यों बनी? तो मुस्लिम लीग इसलिए बनी
क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक आइडिया उनके दिमाग में डाला कि अगर हम इंडिया को इंडिपेंडेंस करेंगे तो, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी तो हिंदू है, हिंदू मेजॉरिटी है, तो हिंदू ही रूल करेंगे, तो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? बात समझ रहे हैं? मुस्लिम रूल ही नहीं कर पाएंगे, मुस्लिम्स दबे रह जाएंगे। तो उन्होंने एक मुस्लिम लीग का आइडिया डाल दिया, और मुस्लिम लीग का आइडिया ही आगे जाके पार्टीशन का रीज़न बना। तो लॉर्ड मिंटो ने एक आइडिया डाला, लोग इकट्ठा हुए मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, और सलीमुल्लाह खां के अंडर में मुस्लिम लीग बनी। ठीक है ना? और इसके बाद काफ़ी टाइम बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में आएंगे, तो उनका रोल अलग समझ में आएगा। ठीक है, वो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस के मतलब 43-44 के टर्म है, तो उन टाइम को हम अलग समझेंगे। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और एक आता है मार्लियामेंटो रिफॉर्म। अब मार्लियामेंटो रिफॉर्म क्या है? तो मार्लियामेंटो हम समझते हैं कि एक ही इंसान का नाम है, नहीं, मार्लियामेंटो एक इंसान का नाम नहीं है। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और मार्ले वाइसराय ऑफ बंगाल हैं। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे समझेंगे। जैसे चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक स्टेट को हेड करता है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक स्टेट को हेड करता था, स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता था, उसको वाइसराय कहा जाता था, और पूरे इंडिया के गवर्नर को कहा जाता था क्या? गवर्नर जनरल। तो वाइसराय और गवर्नर जनरल ने एक पैक्ट बनाया, एक रूल बनाया। उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि अगर इंडिया में कैसे भी इलेक्शन होंगे, बात समझना इस चीज़ को, इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। 1937 में पहले इलेक्शन हुए, लेकिन वो नॉर्मल इलेक्शन नहीं हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं थे। ठीक है ना? वो लेजिस्लेचर के इलेक्शंस थे। तो उनको हम आगे समझेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, हर एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। केवल आप इतना समझ लीजिए, उन्होंने एक आइडिया दिया सबसे पहले, ठीक है, किनको? मुस्लिम्स को, कि अगर इलेक्शन इंडिया में होंगे या इंडिया में इलेक्शन अलग होंगे, तो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम्स की सीट फिक्स कर दी जाएंगी। तो इसको कहा गया मार्लियामेंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो यहीं से एक क्या हुआ? पार्टीशन, बोले तुम्हारा अलग है हमारा अलग है, ये थ्योरी देने में ब्रिटिशर सक्सेसफुल हो गए। तो इसको ही मार्लियामेंटो रिफॉर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया पूरा अगर एक रहेगा और इलेक्शंस होंगे, तो क्या होगा? इंडियंस में हिंदू ही सबसे ज़्यादा जीतेंगे। पावर किसके हाथ में आएगी? हिंदूज़ के हाथ में आएगी, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट अलॉटमेंट अलग से कर दिया गया, उसको ही कहा गया मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। अब उसी टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम कभी पढ़ ही नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो उनमें विनायक दामोदर सावरकर हैं। इनके आइडिया बहुत ही स्पॉन्टेनियस थे, बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ इन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए दिए, आइडियाज़ का स्प्रेडेशन किया। अंडमान निकोबार जेल में इन्हें बहुत टाइम तक रखा गया, ब्रिटिशर्स ने इन्हें बहुत टाइम तक जेल में रखा, क्योंकि इनके आइडिया बहुत अच्छे थे। महाराष्ट्र में ये बहुत पॉपुलर थे, ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई इनसे। तो वो हम जो फ़ोटो देख रहे हैं वो वी.डी. सावरकर हैं। ठीक है ना? अजीत सिंह थे, लाला हरदयाल थे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम दी। गदर पार्टी एक थी, गदर पार्टी आपने सुनी है, गदर पार्टी का फॉर्मेशन था। तो ज़रूरी नहीं था कि कांग्रेस ही अकेली लीड कर रही थी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ भी रोल में थी, और गदर पार्टी का भी एक मेन रोल था। स्प्लिट इन कांग्रेस, तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टीशन जब बंगाल का हो गया, तो फिर बंगाल को थोड़े टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट इंडियंस ने किए और इस चीज़ को अपोज़ किया, तो 1909 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ज्यों का त्यों वैसा का तैसा कर दिया। लेकिन उसी टाइम के बीच में क्या हुआ? कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए। ये 1707 लिखा है, ये 1907 है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कांग्रेस के दो मोड अलग अलग हो गए। मॉडरेट्स कांग्रेस को चलाते रहे और एक्सट्रीमिस्ट्स लाल बाल पाल और इस टाइप का आइडिया मानने वाले लोग अलग हो गए। नखलऊ पैक्ट हुआ, तो नखलऊ पैक्ट में क्या हुआ? टर्की में जो राजा थे ब्रिटिशर, वो मुस्लिम्स के, उनको ही होल एंड सोल मुस्लिम्स का माना जाता था। और इसके बाद क्या होगा? टर्की पे भी मुस्लिम अपना एम्पायर, ब्रिटिश अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर देगा, और वहाँ से मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं टर्की के किंग पर। ठीक है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी,
और वहाँ से भी खिलाफत मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो उसको हम आगे समझेंगे अगले चैप्टर में। और इसमें थोड़ा और क्या है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रोल हैं, ठीक है। एनी बेसेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, इनका भी रोल है। देखो, रोल हर उस इंसान का है जिसने किसी न किसी को आइडिया दिया है, सीधी सी बात है, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग, कैसे गवर्न करेगा कंट्री, कैसे चलेगा, सिस्टम क्या होगा, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स यही तो कहते हैं कि हम आपको इंडिपेंडेंट तो कर देंगे, लेकिन आप सिस्टम चलाएंगे कैसे, आपके लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, आप एजुकेटेड ही नहीं हैं, आपका रूलिंग इम्पैक्ट ही नहीं है, आप कैसे चलाएंगे। तो सेल्फ गवर्निंग के लिए बहुत सारे लोगों को सीखा, समझा कि कैसे होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा कहते थे कि डाइवर्स हैं आप, बहुत सारे लोग अलग अलग हैं, आप एक दूसरे में ही लड़ते रहेंगे, सिस्टम ही काम नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से ही उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें इंडिपेंडेंसी नहीं दी, जबकि उन्होंने कहा भी था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको इंडिपेंडेंसी दे देंगे। तो जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप हमारी मदद करिए, उसके बाद हम आपको इंडिपेंडेंसी दे देंगे, तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हेल्प की। लगभग 1,32,000 लोगों ने ज्वाइन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर। ब्रिटेन को 75 लाख आदमी मरा उसमें, बात समझ में आ रहे हैं, सॉरी 75,000 शायद मरा था, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स मरा था, ये डाटा है, ठीक है। और मतलब बहुत ब्रिटेन के साइड से इंडिया ही लड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हम इंग्लैंड को देखेंगे तो यूपी के बराबर का क्या है, एरिया है, और पॉपुलेशन यूपी से भी कम है। तो ब्रिटेन के पास पॉपुलेशन नहीं थी, ब्रिटेन की जो भी पावर थी वो उनके कॉलोनीज़ जहाँ पे वो मतलब एम्पायर अपना फैलाए हुए हैं वहाँ के लोग थे। तो इंडियन लोग भी उनकी पावर थे, इंडियंस ही मेनली उनके लिए फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े। ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता भी, लेकिन उन्होंने हमें क्या नहीं किया, इंडिपेंडेंट नहीं किया। जब इंडिपेंडेंट नहीं किया मतलब अपने वादे से मुकर गए, तो मॉडरेट्स में भी चेंज आ जाए, क्योंकि मॉडरेट्स अभी तक क्या समझते थे कि ब्रिटेन हमारी हेल्प करेगा, हमें गवर्नेंस सिखाएगा और हमें इंडिपेंडेंट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उसके बाद और सारे रेडिकल चेंजेस आए, तो उनको हम दोबारा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। गांधी का अराइवल हुआ इंडिया में, ठीक है, गुजरात में मूवमेंट हुए, महाराष्ट्र में मूवमेंट हुए, सरदार पटेल का राइज़ हुआ, जवाहरलाल नेहरू का राइज़ हुआ, सुभाष चंद्र बोस का राइज़ हुआ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हमारे लिए आए जो हमेशा के लिए इंस्पिरेशन है हमारे लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी कंडीशन बिगड़ गई। कैसे? जैसे ब्रिटेन जब वॉर लड़ रहा था तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी, और यहाँ पे हमने मतलब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से इंडियंस लोगों ने ब्रिटिशर्स की चीज़ें ख़रीदनी बंद कर दी, तो ब्रिटिश की इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने और सरप्रेस किया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जो हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको डिटेल में आप यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन भी उसी टाइम का है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होती है, वहाँ पे रशिया में पावर चेंज हो जाती है, तो वहाँ से भी हमें आइडिया मिलता है कि हम चेंज कैसे ला सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट जो होंगे वो रशियन पैटर्न से रिवॉल्यूशन लाने की सोचेंगे, और इन चीज़ों को हम आगे अगले चैप्टर में क्लियर कर लेंगे।